हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं। ठीक है, इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सारे कराऊंगी, सीरीज़ बाय सीरीज़ कराऊंगी। ये पार्ट 2 है। ठीक है, विश्व पर्यावरण संकट के संदर्भ में वैश्वीकरण और टिकाऊ विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण पर्यावरण को क्या नुकसान पहुँचा है वो बताना है और टिकाऊ विकास की व्याख्या करनी है। ठीक है, वैश्वीकरण के लिए खतरा। ठीक है, वैश्वीकरण पर्यावरण के लिए किस प्रकार खतरा है। वैश्वीकरण का हमारी जीवन शैली में दो तरह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके दो पहले सकारात्मक भी और नकारात्मक में भी। इसने विभिन्न देशों के बीच संचार, यात्रा और व्यापार को बेहतर किया है। वैश्वीकरण से विभिन्न देशों में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संबंध स्थापित हुए। वैश्वीकरण के क्या कारण हुए? विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संबंध स्थापित हुए हैं। इसने प्रौद्योगिकी को बेहतर किया है, संचार और नवाचार में सुधार किया है। हालांकि वैश्वीकरण ने चिंता के कुछ क्षेत्रों को भी बनाया है, मतलब चिंता का भी विषय है वैश्वीकरण। इसमें से प्रमुख पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा है। एक्टिविस्ट्स ने बताया है कि वैश्वीकरण के कारण उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है। खपत यानी बिक्री में वृद्धि हुई है, जिसके कारण क्या हो, खपत में वृद्धि होने से क्या हुआ, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है जिससे पारिस्थितिक चक्र को प्रभावित किया है। ठीक है, जो बदले में पर्यावरण पर दबाव डालता है। वैश्वीकरण ने कच्चा माल और भोजन के परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की वृद्धि की ओर अग्रसर किया है। पहले लोग स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले भोजन का सेवन करते थे। ठीक है, पहले लोग स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले भोजन का सेवन करते थे। अभी क्या है, इंजेक्शन लगा देते हैं, एक दिन में बढ़ा देते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के साथ लोग उन उत्पादनों का उपभोग करते हैं जो विदेशों में विकसित किए गए हैं। इन उत्पादों की खपत में होने वाले ईंधन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ईंधन की मात्रा में बढ़ोतरी, उसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है। इससे ध्वनि प्रदूषण और कई अन्य पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया है। विमान से उत्सर्जित होने वाले गैसों ने ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने और ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, यातायात के संसाधन बढ़े हैं, इससे क्या हुआ है, यह फैक्ट्रियाँ, औद्योगिकरण हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ाया है और ओजोन परत को कितना नुकसान पहुंचा है। इससे क्या हो रहा है, पारिस्थितिक चक्र प्रभावित हुआ है। और ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सब वैश्वीकरण के कारण ही तो हो रहा है। उत्पादन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला औद्योगिक कचरा जहाज़ों में लाद दिया जाता है और महासागरों में डंप कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पानी के नीचे जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं और समुद्र में कई हानिकारक रसायनों जमा हो जाते हैं। वैश्वीकरण और औद्योगिकरण के कारण विभिन्न रसायनों को मिट्टी में फेंक दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई हानिकारक खरपतवारों और पौधों का विकास हुआ है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक सुरंग या राजमार्ग के लिए रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है। कई इमारतों के लिए बड़े पैमानों पर बंजर भूमि को प्रशस्त किया गया है। इसका पर्यावरण पर धीरकार प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इमारतें बन रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पर्यावरण पर भी तो प्रभाव पड़ रहा है। इन वर्षों में विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि प्लास्टिक प्रमुख विषैले प्रदूषकों में से एक है, क्योंकि ये एक गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पादन है। हालांकि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग होता है जब इसे निर्यात किए जाने वाले सामानों की पैकेजिंग व संरक्षण के लिए लाया जाता है। इससे प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है, जिससे व्यापक प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक एक तो रीयूज़ नहीं हो सकती ना, गलती भी नहीं है वो। इसने ध्वनि प्रदूषण और प्रादेशिक घुसपैठ जैसी कई अन्य पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया है।
परिवहन ने ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि गैसोलीन पर भी दबाव डाला है। 2010 में ब्रिटिश पेट्रोलियम के लीक हो रहे कंटेनरों में से तेल से निकलने वाले पारिस्थितिक तंत्र को हानि होने वाले नुकसान पर्यावरण के लिए खतरे के वैश्वीकरण के उदाहरणों में से एक है। वैश्वीकरण ने हमारे जीवन में इतने बदलाव किए हैं कि उसे उलट देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। समाधान प्रभावी तंत्र विकसित करने में निहित है। ठीक है, इसे उलट देना मतलब इसमें सकारात्मक नकारात्मक और दोनों प्रभाव पड़ते हैं, तो इसलिए इसे उलट देना वो भी संभव नहीं है, परंतु इस प्रकार से किया जाना चाहिए विकास जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। पर्यावरण को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जो इस बात की जांच कर सकता है कि पर्यावरण किस हद तक प्रभावित कर सकता है। सतत विकास के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, सतत विकास को धारणीय विकास या टिकाऊ विकास भी कहते हैं। सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान पीढ़ी या भावी पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, पर्यावरण के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इस प्रकार से विकास करना कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे, जो प्राकृतिक संसाधन है वो उपलब्ध रहे। ब्रैडलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना पूरा करना। अतः सतत विकास का अर्थ उस विकास से है जिसे निरंतर चालू रहना चाहिए। ये सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार की रचना है, जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य तथा जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार, प्राकृतिक पर्यावरणीय साधनों की गुणवत्ता में सुधार। सतत विकास के मूल सिद्धांत: विकास का अधिकार अंतर, पूर्तीय संपन्न दृष्टि को ध्यान में रखकर पर्यावरण की रक्षा को विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाए। सभी राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि सभी लोगों की सदा उच्च जीवन गुणवत्ता पर समझौते किए बगैर उत्पादन और उपभोग के असतत प्रतिमानों को कम करना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है ये, आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसका निष्कर्ष ये कि ये महत्वपूर्ण है कि हम पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास करें। मतलब ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास करें। इस ग्रह पर मानव जाति का अस्तित्व पर्यावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर है कि हम अपने स्वयं के कार्यों के परिणामों की अनदेखा नहीं कर सकते। जबकि इस मुद्दे पर बहुत बहस और चर्चा हो रही है। समय की आवश्यकता है कि प्रभावी नीतियों को लागू किया जाए। ठीक है, अब क्या है, अगर जो हम पेड़ पौधे, ठीक है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए ना, इस प्रकार हमें नीतियाँ बनानी चाहिए। इस प्रकार से हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दीर्घकालीन पेड़ पौधे उगाए जाए। पेड़ पौधे तो लगा ही सकते हैं ना हम लोग अपने घर में, जो थोड़ी खुद से कुछ करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एसी वगैरह का उपयोग कम करना चाहिए, प्राकृतिक जिससे कि पर्यावरण पोल्यूशन कम हो। पेट्रोल की जगह डीजल वगैरह का बैटरी साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। तो खुद से हमें चीज़ें करनी चाहिए, खुद से खुद की भी हमारी नैतिकता होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, प्राचीरता का सिद्धांत अथवा निर्भरता के सिद्धांत, इसके मूल मान्यताएं बताइए। ठीक है, प्राचीरता के सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने एक आयोग को लैटिन अमेरिका के पिछड़ेपन के कारण और उनके पिछड़ेपन के समाधान को खोजने के लिए बनाया गया था, जिनको ये विषय दिया गया था कि उन्नत औद्योगिक देशों के आर्थिक विकास के साथ साथ गरीब देशों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, लैटिन अमेरिका के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और उनके समाधान खोजने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, और कि उन्नत औद्योगिक देशों का तो आर्थिक विकास हो रहा है, तो इन देशों का विकास क्यों नहीं हो रहा है।
प्राचीनता का सिद्धांत का विकास इन गरीब देशों में चली आ रही गरीबी की व्याख्या करने के सिद्धांत के रूप में किया गया। उदारवादियों के अनुसार प्राचीनता की अवधारणा, ठीक है, उदारवादी क्या कहते हैं प्राचीनता के सिद्धांत के बारे में। उदारवादियों ने प्राचीनता की व्याख्या करते हुए ये तर्क दिया है कि ऐतिहासिक नज़रिए से गरीब देशों ने ठोस आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी देर से प्रवेश किया है, इसलिए वो पीछे रह गए हैं। जैसे जैसे इस आधुनिक अर्थव्यवस्था के गुणों को लिखते जाएंगे उनकी गरीबी में काफ़ी कमी आती चली जाएगी, ठीक है। उदारवादियों का मानना यह है कि उन्होंने ठोस आर्थिक गतिविधियों में देर से प्रवेश किया है, इसलिए वो पीछे रह गए। जबकि मार्क्सवादियों के अनुसार, मार्क्सवादियों को मान रहा है आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने प्राचीनता के सिद्धांत को मार्क्सवादी के अनुसार विश्व की एक ऐसी रचना के अंदर बनाया गया है जिससे जो समाज है उसमें देशों को अमीर बनाए रखने के लिए आसपास देशों के एक समूह की ज़रूरत पड़ती थी कि उसके इस तरीके से उसके समाज की रचना की गई है जिससे कि देशों के समूह की देशों की अमीरी को बनाए रखने के लिए उनके आसपास एक समूह देशों के समूह की ज़रूरत पड़ती है। उनका मानना है कि परिधि के गरीब देश इसलिए गरीब नहीं है कि उन्होंने आधुनिकता की अर्थव्यवस्था में देरी से प्रवेश किया है, बल्कि इनकी गरीबी इसलिए है कि इनका संगठन इस तरीके से किया गया है कि वे अमीर देशों को फ़ायदा पहुंचाते रहें, ठीक है। इसके फ़ायदे ये हैं, ये परिधि राष्ट्र, ये केंद्र में जो है ना, ये गोले के अंदर ये विकसित देश है, ठीक है। विकसित देश क्या कर, और ये जो ये चारों तरफ ये गोला, ये क्या परिधि देश है, अल्प विकसित देश है जिनका विकास नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये परिधि जो देश थे विनिर्मित वस्तुएं देते हैं, और ये जो परिधि वाले जो देश थे ना वो कच्चा माल देते किन्हें देते, केंद्र वाले राज्यों को, विकसित देशों को अपना कच्चा माल देते परिधि के अल्प विकसित देश, ठीक है। और ये जो विकसित देश है उनके पास तकनीक होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उन वस्तुओं को कच्चे माल का उपयोग करके विनिर्मित वस्तुओं के रूप में वापस उन्हें दे देते, ठीक है। इनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अमीर देश कर पा रहे, ठीक है। अमीर देश ही तो कर रहे हैं, वो कच्चा माल लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अमीर देश कर पा रहे हैं। इन देशों के द्वारा अमीर देशों को सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं, ठीक है, सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं। अमीर देशों की पुरानी तकनीकों का प्रयोग हो सके इन गरीब देशों के द्वारा, ठीक है। उनकी जो पुरानी तकनीक है वो भी, उनका भी प्रयोग गरीब देश कर रहे हैं। अमीर देशों के द्वारा बनाए गए सामान बेचने के लिए बाजार के रूप में इन देशों का इस्तेमाल किया जाता है, और अमीर देशों द्वारा जो सामान बनाया जाता है बाजार के रूप में, क्योंकि गरीब देशों की जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पर आके अपने सामान को बेचते हैं वो लोग। हर तरीके से इन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। प्राचीनता के सिद्धांत की मूल मान्यता है, ठीक है, अब देख लेना आप लोग। प्राचीनता का सिद्धांत विश्व की हकीकत को बयां करता है, ठीक है। इसकी आलोचना, निष्कर्ष। निर्भरता सिद्धांत का व्यापक रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के बाद अंत में ये कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी विद्वानों का ये निष्कर्ष सही है कि अल्पविकसित देशों पर पूंजीवादी देशों का वर्चस्व कायम है। आर्थिक सहायता एवं पूंजी निवेश के कारण कमज़ोर राष्ट्रों में आर्थिक विषमताएं एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है। क्या निष्कर्ष देख लेना इसका। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैश्विक राजनीति की शीत युद्ध के पश्चात चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब विश्व की जो राजनीति है वो शीत युद्ध के बाद उसकी जो क्या चुनौतियाँ आई थी, ठीक है, उसका वर्णन करना है। एक ध्रुवीयता हो गया था, शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था, अमेरिका जीत गया था, तो विश्व में क्या एकमात्र महाशक्ति रह गई थी अमेरिका, तो एक ध्रुवीयता हो गया था। शीत युद्ध काल में दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एक इतने शक्तिशाली देश के रूप में उभरा कि उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं बचा, कोई शत्रु ही नहीं बचा। अब विश्व राजनीति में केवल एक महाशक्ति बची थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब पूरे विश्व
राजनीति में केवल उसी का दबदबा था, उसी का वर्चस्व था। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व राजनीति में एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। अमेरिका का पूर्व शत्रु सोवियत संघ अब उसका मित्र बन गया था तथा इसके साथ ही रणनीतिक अस्त्र नियंत्रण, उत्तर अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय विवादों के समाधान के संदर्भ में वह उसका भागीदार भी बन गया था। राजनीतिक और आर्थिक नीति की वरीयताओं में कभी उत्पन्न तनाव के बावजूद यूरोप किसी भी प्रकार के संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक नीति की वरीयताओं में कभी उत्पन्न तनाव के बावजूद यूरोप किसी भी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति से पहले ही चीन ने समाजवादी विकास प्रतिमान को त्याग कर उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति कर ली थी, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब भी बराबरी न करने के कारण वह व्यवहारिक नीति अपना रहा है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया था क्योंकि दो गुटों से बचने के लिए तो उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था, पर जब दो गुट बचे ही नहीं, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका जीत गया, तो इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी अप्रासंगिक हो गया, उसकी भी कोई महत्व नहीं रह गया। ठीक है, आप लोग देख लेना। राष्ट्रीय राज्यों की चुनौतियाँ। ठीक है, दूसरी समस्या क्या थी? राष्ट्रीय राज्य शीत युद्ध काल की एक अन्य विशेषता ये रही कि राष्ट्रीय राज्य के सामने चुनौतियों में वृद्धि हुई। ठीक है, उनके सामने जो चुनौतियाँ हैं उनमें वृद्धि हुई। वेस्टफेलियो की संधि प्रमुख अस्त्र उत्पादकों अमेरिकी, पूर्व सोवियत संघ एवं चीन में लगभग 2/3 है। शक्ति की नई वास्तविकता सर्वाधिक संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दिखाई देती है। वास्तव में शीत युद्ध दृश्य की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की विशेष भूमिका। सुरक्षा का प्रबंध करने वाली संस्था सुरक्षा परिषद पहले दोनों महाशक्तियों मतभेदों के लिए जानी जाती थी, अब वह प्रभावी कार्य करने वाले निकाय बन गई क्योंकि 5 स्थायी सदस्यों में अभूतपूर्व सहयोग होने लगा था। ठीक है, 2003 की इराक के विरुद्ध अमेरिकी कार्यवाही इसका अपवाद थी। ठीक है, देख लेना आप। तनाव सहथलती है। ठीक है, तनाव सहथलती है इसका क्या मतलब है? टिप्पणी में आ सकता है। इसका क्या अर्थ है? तनाव सहथलती को अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी की स्थिति कहा जा सकता है। इस शब्द का प्रयोग शीत युद्ध के संबंध में पूर्व पश्चिम तनाव में कमी के लिए किया गया है। तनाव सहथलती की अवधि में शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, परंतु उसमें कमी आ गई थी। परंतु तनाव में निश्चित ही कमी हुई थी और समझौते के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। तनाव में कितनी कमी हुई थी ये तो मापा नहीं जा सकता। ये पूर्व पश्चिमी संघर्ष के परिवेश में परिवर्तन कहा जा सकता है। ठीक है, कि उसमें जरूरी परिवर्तन हो रहा था। कोरल बेल के अनुसार तनाव सहथलती का अभिप्राय है कि तनाव में सोच समझकर और जानबूझकर की गई कमी। इसका आशय यह है कि तनाव में शिथिलता अचानक नहीं आई, यह निश्चित प्रयासों का परिणाम थी। ठीक है, अचानक से नहीं हुई, यह निश्चित प्रयासों का परिणाम थी। कोरल बेल कहती है कि शीत युद्ध जानबूझकर तनाव को बनाए रखने की स्थिति है, इसलिए तनाव सहथलती जानबूझकर किए गए प्रयासों से उत्पन्न स्थिति है। ठीक है, अब ये देख लेना आगे। हेनरी किसिंगर के विचार।
इजी लैंग्वेज में आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार पढ़ लेना ये नोट्स, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्रमशः विकास को रेखांकित करें और इसकी सार्थक प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास और उसकी अभी भी क्या उसकी प्रासंगिकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे धीरे मुख्य 2 गुटों में बढ़ गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश कर रहा था, अमेरिका, और जबकि दूसरे देश का नेतृत्व साम्यवादी देश सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों की प्रतिद्वंद्विता को शीत युद्ध के युग से जाना जाता है। शीत युद्ध का दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होकर सोवियत संघ तक चला था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन तक चला था शीत युद्ध। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। 1940 से 1950 के दशकों वैश्विक पटल पर कई देश उपनिवेशवाद की दास्ता से स्वतंत्र हुए थे। भारत भी इसी श्रेणी में शामिल था, क्योंकि भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद से 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ लगी हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुटों में शामिल किया जाए, किंतु उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नवीन स्वतंत्र देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यदि किसी गुट में शामिल हुए तो वे किसी सैन्य संघर्ष में फिर से फंस सकते हैं। इससे उनकी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए उपनिवेश से स्वतंत्र हुए नवीन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश अमेरिका या सोवियत संघ के समूह से दूर थे। भारत ने भी अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष के तत्व को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया, ताकि अमेरिका व सोवियत संघ के बीच के किसी भी तरह के संघर्ष से दूर रहे और अपने देश के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसके अतिरिक्त भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर अपनी विदेश नीति में काफ़ी हद तक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। ठीक है, गौरतलब है कि सन 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस समय भारत सहित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 विकासशील देश सदस्य हैं। इसके अलावा इस समूह में 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व 17 देशों के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। सामर्थ्य अप्रासंगिकता सोवियत संघ की। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990-1991 में हुआ था और 90 के दशक आते आते गुटनिरपेक्ष के अधिकतर उद्देश्य अप्रासंगिक हो चले थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी, इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल न होने का उद्देश्य अप्रासंगिक हो गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब 2 गुट बचे ही नहीं, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता रह ही नहीं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई जो प्रमुख उद्देश्य था वो रहा ही नहीं। क्या ये देख लेना आप। इजी लैंग्वेज में पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 12th क्लास का ही है ये, इसमें इतना कुछ। अब ये है शीत युद्ध के उपरांत आर्थिक समूह के गठन की व्याख्या कर दी। ठीक है, शीत युद्ध के बाद जो है आर्थिक समूह के गठन की व्याख्या। शीत युद्ध के आर्थिक समूह के कौन कौन से आर्थिक समूह बनाए गए थे, क्षेत्रीय संगठन बनाए गए थे। तो इसमें अब ये आ जाए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक। तो ये सारा ना, अगर जो ये आ जाए शीत युद्ध के उपरांत आर्थिक समूह के गठन की व्याख्या कीजिए, कौन कौन से संगठन बनाए गए थे, तो ये 3 संगठन आपको लिख देना है। ठीक है, और ये टिप्पणी में भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है। देखा जाए तो ये किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना
8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है। सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। इस संगठन के माध्यम से दक्षिण एशियाई देश संगठित होकर अपनी समस्याओं का निदान आसानी से कर सकते हैं। सार्क का उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं का आकलन करना। ठीक है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना। समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसका उद्देश्य देख लेना। सार्क का महत्व। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन। ठीक है। यूरोप में, ये दूसरा है इसका, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख अंतर सहकारी संगठन है। सोसाइटी संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा समेत यूरोपीय संघ सहित 35 देशों में CSCE आयोजित किया गया था, जिसमें आत्मविश्वास को बढ़ावा देने सहित सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया गया था। इस संगठन में हथियार नियंत्रण, मानव अधिकारों का प्रचार, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये लगभग 3,460 लोगों को रोजगार देता है। ठीक है। ज़्यादातर अपने क्षेत्र के संचालन में इसकी उत्पत्ति 1975 में फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन में हुई थी। ठीक है। इसकी प्रासंगिक OSCE प्रारंभिक चेतावनी, संघर्ष रोकथाम, संकट प्रबंधक और बाद में संघर्ष पुनर्वास के साथ चिंतित है। इसके 57 भाग लेने वाले राज्य यूरोप, उत्तरी और मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। ये देख लेना आप लोग। अब ये है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC विश्व में मुक्त व्यापार व्यवस्था का सबसे प्रबल समर्थक संगठन है। यह संगठन एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागरीय तटीय देशों में व्यापक गतिविधियों को सरल व सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों की तरह यह भी एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्रों में मुक्त व्यापार व्यवस्था द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। APEC एक प्रादेशिक व्यवस्था होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खिलाफ नहीं है। 1997 के वैंकूवर बैठक में APEC ने अपने सदस्य देशों से कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए मिलकर कार्य करें। इस तरह APEC की क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में भी अप्रत्यक्ष भूमिका है। ठीक है। APEC का गठन कब हुआ था? APEC ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की सोच का परिणाम है। इसकी स्थापना 19
1989 में हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। इसमें प्रारंभ में 12 देश शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई तथा इंडोनेशिया। 1991 में 2 वर्ष पश्चात अपेक में चीन और ताइवान तथा हांगकांग शामिल हो गए और 1993 में पापुआ न्यू गायना तथा मैक्सिको ने भी इसकी सदस्य ग्रहण की। 1994 में चिली भी इसका सदस्य बन गया और इसकी सदस्य संख्या 18 तक पहुंच गई है, ठीक है। अपेक के उद्देश्य क्या है? ये प्रथम सम्मेलन कब हुआ था अपेक का? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।